मैं साजन सर आप सभी को एरोमेटिक क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैंने आप लोगों को इससे पिछले वीडियो में वैदिक काल का एमसीक्यू प्रश्न बताया था, जिसमें हम लोगों ने 25 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग 25 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। एमसीक्यू प्रश्न शुरू करने से पहले हम आप लोगों को कुछ पॉइंट्स को बता दें ताकि एमसीक्यू में आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगा। तो आपका जो पहला पॉइंट है, ऋग वैदिक काल की नदियाँ, यानी ऋग वैदिक काल की नदियाँ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें एक तरफ प्राचीन नाम है, दूसरे तरफ क्या है, आधुनिक नाम है। तो ऋग वैदिक काल की जो नदियाँ है, जिसको पहले यानी ऋग वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था और अभी मॉडर्न नाम क्या, मतलब अभी किस नाम से जाना जाता था, यानी पहले का नदी का नाम बताएंगे या फिर अभी किस नाम से जाना जाता उसके बारे में बताएंगे, जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो आप लोग इसे क्या करें, लिख कर याद करेंगे तो काफ़ी आसानी होगी और आपको एमसीक्यू प्रश्न बनाने में मदद मिलेगा। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो आस्किनी जो आपका जो नदी का नाम है, यह ऋग वैदिक काल की नदी है आस्किनी, जो अभी किस नाम से जाना जाता है, चेनाब नाम से जाना जाता है। यानी कि आस्किनी को क्या कहा जाता है, चेनाब कहा जाता है। याद रखेंगे, आस्किनी को क्या कहा जाता है, चेनाब कहा जाता है। नेक्स्ट है बिपाशा। बिपाशा को क्या कहा जाता है, ब्यास कहा जाता है। यानी कि बिपाशा नदी को कौन नदी कहा जाता है, ब्यास नदी कहा जाता है। यानी एक बिपाशा एक प्राचीन नदी हो गया जो ऋग वैदिक काल की नदी है, अब इसको क्या कहा जाता है, तो ब्यास कहा जाता है। नेक्स्ट है परुशनी नदी, यानी परुशनी नदी को क्या किस नाम से जाना जा रहा है, अभी रावी नदी के नाम से जा रहा है। यानी परुशनी नदी को क्या कहा जाता है, रावी नदी कहा जाता है। नेक्स्ट है वितस्ता नदी, यानी वितस्ता को किस नाम से जाना जाता है, तो झेलम नदी के नाम से जाना जाए। याद रखेंगे, झेलम जो है वह वितस्ता को कहा जाता है। यानी कि पहले वितस्ता नाम था, यानी कि वैदिक काल के समय में जो अभी झेलम नदी के नाम से प्रचलित है, वह उसको पहले क्या कहा जाता था, वितस्ता कहा जाता था। नेक्स्ट है कुभा। कुभा को काबुल के नाम से जाना जाता है। यानी कि कुभा जो पहले नदी थी, वैदिक काल की जो नदी थी, वो अब क्या कहलाता है, काबुल कहलाता है। यानी कि कुभा को किसका क्या कहा जाता है, काबुल कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे याद करेंगे। खासकर बीपीएससी एसएससी वाले स्टूडेंट खासकर इसे याद रखेंगे, क्योंकि आपको आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है क्रुमु। क्रुमु को अभी क्या कहा जाता है, कुर्रम कहा जाता है। यानी कि प्राचीन नाम क्रुमु है, जो अभी किस नाम से जाना जा रहा है, कुर्रम। यानी कि क्रुमु का जो संबंध है कुर्रम से है। नेक्स्ट है गोमती। गोमती को किस नाम से जाना जा रहा है, कोमल नदी के नाम, यानी गोमल नदी के नाम से जाना। यानी कि गोमती को किस नदी के नाम से जा रहा है, तो गोमल नदी के नाम से। नेक्स्ट आपका सुवास्तु नदी, यानी सुवास्तु नदी को किस नाम से जाना जाता है, स्वात नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सादानीरा। सादानीरा किस नदी को कहा जाता है, गंडक नदी को कहा जाता है। सतुद्री किस नदी को कहा जाता है, सतलज नदी को कहा जाता है। दृश्यद्वती किस नदी को कहा जा रहा है, घग्गर नदी को कहा जा रहा है। तो इसे आप लोग क्या करेंगे, नोट करके याद करेंगे तो जल्द ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऋग वेद के मंडल है उसके रचयिता। यानी कि ऋग वेद जो है उसमें 10 मंडल है और उस 10 मंडल के रचयिता के बारे में बताया गया। यानी कि ऋग वेद के जो मंडल है उसके रचयिता कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे याद करेंगे ध्यान से, यानी लिख के याद करेंगे तो काफ़ी आसानी होगी आपको याद करने में, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में इस टॉपिक से हमेशा पूछा ही जाता है। तो बस आप लोग याद करने की कोशिश करें। इसमें रचयिता है, यानी 10 मंडल है तो 10 मंडल के रचयिता है। मतलब कि प्रथम मंडल के रचयिता कौन है, तो प्रथम मंडल का जो रचयिता है वह कौन है, तो मेधातिथि और क्या, मधुच्छमदा। थोड़ा नाम डिफिकल्ट है लेकिन याद रखेंगे। प्रथम मंडल का जो रचयिता कौन है, कि मधुच्छमदा यानी मेधातिथि। नेक्स्ट द्वितीय मंडल के जो रचयिता है वह कौन है, गृत्समद है। यानी कि द्वितीय मंडल जो है ऋग्वेद का 10 मंडल में से जो सेकेंड मंडल है उसका कौन है रचयिता, तो गृत्समद है। नेक्स्ट है तृतीय मंडल, यानी तृतीय मंडल के रचयिता कौन है, तो विश्वामित्र है। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि तृतीय मंडल के रचयिता है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, विश्वामित्र होना चाहिए। नेक्स्ट आपका चतुर्थ मंडल है वामदेव। यानी वामदेव किसके रचयिता है, तो चतुर्थ मंडल के हैं। पंचम मंडल के कौन है, तो अत्रि है। यानी 5-5 करके भी याद करेंगे तो याद हो जाए। यानी कि चतुर्थ मंडल का वामदेव रचयिता है, पंचम मंडल के कौन है, अत्रि है।
नेक्स्ट आपका है सिक्स्थ यानी कि षष्ठम मंडल। षष्ठम मंडल के रचयिता कौन है? तो भारद्वाज, यानी कि षष्ठम मंडल जो है उनके रचयिता कौन है? तो भारद्वाज है। सप्तम मंडल के रचयिता कौन है? तो वशिष्ठ हैं। अष्टम मंडल के रचयिता कौन है? तो कण्व एवं आंगिरस है। यानी अष्टम मंडल के जो रचयिता है, मतलब अष्टम मंडल को जो रचना किए हुआ कौन है? कण्व एवं आंगिरस है। नेक्स्ट है नवम मंडल। नवम मंडल के रचयिता कौन है? तो सोम देवता और अन्य ऋषि है। नेक्स्ट एंड लास्ट मंडल आपका है दसम मंडल, जो इनके रचयिता कौन है? विमदा, इंद्र, शची और अन्य। तो ये सब क्या है? 10 मंडलों के रचयिता का नाम है, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आप लोग याद करने की कोशिश करें। और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताएं। और मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट आपका है कि ऋग वैदिक कालीन शब्दावली एवं अर्थ, यानी कि ऋग वैदिक कालीन में जो शब्द यूज होता था उस शब्द का मतलब क्या है और उसका मतलब क्या है, उसे कैसे ध्यान में रखेंगे। तो ध्यान से देखिए कि नीवी, उस समय जो नीवी वर्ड यूज होता था, यानी कि ऋग वैदिक काल में जो नीवी वर्ड यूज होता था, वो नीवी वर्ड किसके लिए यूज होता था? तो कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र, यानी कि कमर के नीचे जो पहना जाता था वस्त्र, उसको किस नाम से जाना जाता है? नीवी नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है वासस। वासस किसको कहा जा रहा है? कि कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र, यानी कि कमर के ऊपर जो वस्त्र पहना जाता था उसको क्या कहा जाता था? वासस कहा जाता था। यानी कि कमर के नीचे वाले को नीवी और कमर के नीचे वाले पहनने वाले वस्त्र को क्या, पहना जाने वाला वस्त्र को क्या कहा था? वासस कहा जाता है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट है अधिवासस। नेक्स्ट कौन सा शब्द आता है? अधिवासस। ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी, यानी ऊपर से जो धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी था उसको अधिवासस कहा जाता था। नेक्स्ट है तक्षा। तक्षा किसके लिए यूज होता था? तो बढ़ई के लिए, यानी कारपेंटर के लिए तक्षा वर्ड यूज किया जाता था। वो किस समय का यह वर्ड है? तो ऋग वैदिक कालीन का, यानी कि ऋग वैदिक जो काल था उस समय का वर्ड बढ़ई के लिए क्या यूज होता था? तक्षा यूज होता था। नेक्स्ट है कर्मा। तो धातु कर्म कर्मी, मतलब धातु से रिलेटेड काम करने वाले को कर्मा कहा जाता था। नेक्स्ट है कि वेक नॉट, यानी वेक नाट, यानी वेक नाट किसको कहा जाता है? सूदखोर, यानी कि जो पैसा ब्याज पर लगाता है उसके बाद उसको पैसा मिलता था तो उसको क्या कहा जाता था? वेक नॉट कहा जाता था। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट आपका अरित्र। अरित्र किसको कहा जाता? पतवार को कहा जाता था। याद रखेंगे कि पतवार को किस नाम से जाना जाता था? अरित्र के नाम से। नाविक को किस नाम से जाना जाता? अरित्री के नाम से जाना जाता था। यह इंपॉर्टेंट वर्ड है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? नेक्स्ट है आपका, यानी वैदिक काल से संबंधित जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? तो ध्यान से देखेंगे। पुरोहित वर्ड जो है पुरोहित, पुरोहित किसको कहा जाता था वैदिक काल में? तो राजा का प्रमुख परामर्श दाता को, यानी कि राजा का जो प्रमुख परामर्श दाता थे उसको किस नाम से जाना जाता था? पुरोहित के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है सेना का प्रमुख, यानी सेना का जो प्रमुख होता था उसको सेनानी कहा जाता था। नेक्स्ट है ग्राम का मुखिया। ग्राम का मुखिया को क्या कहा जाता? ग्रामीण कहा जाता था। राजा की पत्नी को क्या कहा जाता था? महिषी कहा जाता था। रथ सेना नायक को क्या कहा जाता था? सूत कहा जाता था। कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो संग्रहीता कहा जाता था। नेक्स्ट जो आपका शब्द है भागदूत। नेक्स्ट शब्द क्या है? भागदूत है, यानी भागदूत जो शब्द है इसको किसके लिए यूज होता था? तो कर एकत्र करने वाला अधिकारी, जो टैक्स को कलेक्ट करता था, एकत्रित करता था, उसको भागदूत कहा जाता था। नेक्स्ट आपका जो वर्ड है अक्षवाप। अक्षवाप जो वर्ड है वह किसके लिए यूज होता था? तो लेखाधिकारी के लिए यूज होता था। नेक्स्ट है पालागल। पालागल किसके लिए? तो विदूषक के लिए यूज किया जाता था। नेक्स्ट है और लास्ट वर्ड है यानी छात्री। यानी छात्री किसके लिए यूज होता था? तो प्रतिहार या दवारिक के लिए यूज होता था। इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप लोग याद करेंगे। खासकर एसएससी और बीपीएससी यानी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके लिए जीके और जीएस में यह इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद करने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में 25 तक का वैदिक काल का ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू प्रश्न देखा था। आज हम लोग 25 से आगे अभी देखेंगे। आपका जो आज एमसीक्यू का फर्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है?
यानी कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का जो सही क्रम क्या है, तो वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है, पहले वैदिक संहिता है, उसके बाद ब्राह्मण है, उसके बाद आरण्यक है, तब उपनिषद। यानी कि पहले वैदिक संहिताएं हैं, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। या लास्ट में याद रखेंगे, लास्ट में क्या, उपनिषद है। या यूपीपीसीएस में, यानी यूपीपीसीएस मेन में 2014 में क्या क्या पूछा गया है। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, यानी कि आरंभिक वैदिक साहित्य में जो सर्वाधिक वर्णित नदी है वह कौन नदी है, तो सिंधु नदी है। याद रखेंगे, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है, तो सिंधु नदी, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सिंधु नदी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, वैदिक नदी आस्किनी का पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है। हमने अभी जस्ट आपको बताया है कि ऋग वैदिक काल की नदियों के बारे में। तो आस्किनी को क्या नाम से जाना जाता है, चेनाब नाम के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी चेनाब। नेक्स्ट आपका है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, यानी कि अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह कौन नदी है, तो कुभा यानी कि कुरुमु। हमने अभी जस्ट बताया कुभा को कुरुमु के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि कुभा कॉमा कुरुभु, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी, यानी कुभा कुरुमु। नेक्स्ट है, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, तो वैदिक नदी कुभा का जो स्थान है वह कहाँ, अफगानिस्तान में, यानी कि इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी अफगानिस्तान। इसमें सूची 1 को सूची 2 से क्या क्या मिलाया गया है, तो आपको अभी हमने आप लोगों को नदी के बारे में बताया, उसी के बारे में क्या मिक्स है। तो नदी के नाम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप लोग याद करने का कोशिश करें। कुभा किसको कहा जाता है, काबुल को कहा जाता है, सादानीरा किसको कहा जाता है, गंडक को कहा जाता है, परुसनी किसको कहा जाता है, रावी को कहा जाता है, सतुद्री किसको कहा जाता है, सतलज को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग नदी का नाम याद रखेंगे, कुभा काबुल को, परुसनी रावी को, सादानीरा गंडक को, सतुद्री सतलज को, क्योंकि यह आने वाले बीपीएससी एसएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान दे सकते हैं। देखिए एग्जाम किस यानी यूपीपीसीएस प्री में 2012 में पूछा गया है, तो आप लोग इससे आकलन लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय यानी वेतोत्तर काल में प्रचलित हुई है, यानी कि कौन सा है, तो धर्म है, अर्थ है, काम, मोक्ष है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम है, वानप्रस्थ है, संन्यास है। तो आपका दोनों ऑप्शन है, यह देख रहे हैं आईएएस के एग्जाम में प्री में 1994 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक साहित्य के एक केंद्रीय विचार को एकत्रित करते हैं, इस संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है आपका, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना करता है। नेक्स्ट आपका क्या है कि रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो इसमें आपका क्या है कि दोनों ए और दोनों क्या है, यानी कि उपयुक्त में कौन से कथन सही है, तो ए और दोनों क्या है, सही है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है, मतलब भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का मतलब क्या है, एक प्राकृतिक नियम। याद रखेंगे रीत का संबंध किससे है, प्राकृतिक नियम से, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यह छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है, यानी कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था, तो बृहस्पति का माना जाता था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी बृहस्पति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मावादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, यानी कि निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मावादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, तो लोपामुद्रा। याद रखेंगे लोपामुद्रा क्या के वेद मंत्रों की रचना की थी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोपामुद्रा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है। मतलब ऋग वैदिक काल में जो निष्क शब्द था उसका प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, यानी कि निष्क का संबंध आभूषण से था ऋग वैदिक में, लेकिन परवर्ती काल में मतलब आने वाले काल में इसका उपयोग किसके लिए होता है, निष्क तो सिक्का के लिए होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी सिक्का। यह आईएएस के प्री 1993 में पूछा गया है।
नेक्स्ट है ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। तो ऋग वैदिक काल में किस अंग का आभूषण था, हम बताए थे कि ऋग वैदिक काल में निष्क का संबंध आभूषण से था, लेकिन किसका आभूषण था, तो गला का था, नेक का, यानी कि गला गर्दन का था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी गला। प्राचीन काल में निशाका से जाने जाते थे। तो निशाका यानी निष्क किससे जाने, अभी जस्ट हमने यहाँ पे रिपीट करा था, स्वर्ण आभूषण है, यानी कि निशाका किसको कहा जाता है, यानी स्वर्ण आभूषण को कहा जाता था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी स्वर्ण आभूषण, यानी कि निष्क जो है वह गला के आभूषण के लिए है और निशाका किसके लिए, तो स्वर्ण आभूषण के लिए यूज किया जाता था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट आपका प्रश्न है बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, यानी बोगज कोई महत्वपूर्ण क्यों, यानी बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। मतलब बोगज कोई से देवी देवताओं को नामों का उल्लेख मिलता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, यानी कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। तो भारत यानी कि ईरान से भारत में जो आर्यों के आगमन की जो सूचना मिलता है वह किसे, तो बोगज कोई से मिलता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बोगज कोई। नेक्स्ट है 14वीं शती ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है। अभी जस्ट हमने बताया है कि देवी देवताओं का जो उल्लेख है वह किसे, बोगज कोई से है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं किसी न किसी तरह से घुमा कर क्या किया जाए, प्रश्न को दोहराया जाता है, इसलिए आप लोग याद करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था, तो बाल गंगाधर तिलक लिखे थे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह कौन है, यानी कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का जो उल्लेख हुआ वह शुक्ल यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद है, शतपथ ब्राह्मण है, यानी तीनों में हुआ है। इसलिए इसका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। इसलिए इसका कृष्ण यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद याद रखेंगे। पुरुष मेध का जो उल्लेख मिला हुआ शुक्ल यजुर्वेद में भी है, कृष्ण यजुर्वेद में भी है, शतपथ ब्राह्मण में भी है। नेक्स्ट आपका है शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, तो ऋषि गौतम रहुगण, यानी कि शतपथ ब्राह्मण उल्लेखित राजा विदेह की माधव से संबंधित ऋषि थे, तो वह कौन थे, ऋषि गौतम रहुगण थे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी ऋषि गौतम रहुगण। नेक्स्ट आपका उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। तब यानी कि जो आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था किसे समझा जाता, कुरु पंचाल को समझा जाता था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुरु पंचाल। नेक्स्ट है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में, यानी कि गोत्र शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वह ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद क्या है, सबसे पुराना वेद है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी ऋग्वेद। नेक्स्ट है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, यानी पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था वह क्या था, प्रकृति पूजा और यज्ञ करना। इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी यानी कि ऑप्शन नंबर सी प्रकृति पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट है ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी। तो ऋग्वेद काल में जनता किस पर विश्वास करती, बलि एवं कर्मकांड पर विश्वास करती थी। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी बलि एवं कर्मकांड। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट प्रश्न है आपका प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया, यानी कि 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया, यानी कि परुशनी नदी पर। हमने अभी जस्ट बताया कि परुशनी नदी को किस नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी यानी परुशनी नदी। आज के लिए इतना ही है, इससे आगे का प्रश्न हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।